हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं और उसके साहित्य है उसके मामले में हम कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो जब हम भाषा और साहित्य की बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में जो भाषा और साहित्य का जो है क्षेत्र वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स भी है। तो इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम उनको उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है लैंग्वेज और इसके विकास के बारे में, यानी भाषा और इसका विकास। तो प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश था उसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे जो है वो तरह तरह की भाषाएं विभिन्न कालखंडों में बोली जाती रही है इस क्षेत्र में। तीसरी चीज़ ये है कि संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। और ये जो है संस्कृत ये हजारों सालों से भारत में रही है। हिंदी जो है संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा मानी जाती है। और बात करें अगर संस्कृत खुद की, तो ये दो तरीके के संस्कृत हमें देखने को मिलते हैं। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत यानी शास्त्रीय संस्कृत। वैदिक संस्कृत की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहती है। जबकि शास्त्रीय संस्कृत की बात करें तो ये आपकी 1000 ईसा पूर्व के बाद के काल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपके लैंग्वेज के विकास की बात हो गई। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो इस काल में कई सारे लिपियों का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया भर में। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी जो है वो ब्राह्मी लिपि से डेवलप हुई है, जो कि वैदिक आर्यों की एक लिपि हुआ करती थी प्राचीन काल में, जिसमें संस्कृत लिखा जाता था। ठीक है, तो ये तो इसकी लिपि स्क्रिप्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज फैमिलीज़ की। तो लैंग्वेज फैमिलीज़ की अगर बात करें तो भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 4 भाषा परिवारों से आती है। पहली है इंडो यूरोपियन, दूसरी है द्रविड़, तीसरी है साइनो तिब्बतो बर्मन और चौथी है आग्नेय। तो इंडो यूरोपियन भाषा समूह के जो भाषाएं हैं वो करीब करीब 73% भारत की जनसंख्या बोलती है। वही अगर बात करें द्रविड़ की तो इसकी 25% की जनसंख्या भारत में बोलती है। इस भाषा वर्ग की अगर बात करें तो मात्र 1.3% और इसकी तो उससे भी कम है 0.7% के आसपास बोलते हैं आग्नेय भाषा समूह को। तो देखा जाए तो भारतीय भारोपीय भाषा और द्रविड़ भाषा परिवार के जो जितने भी भाषाएं हैं उन्हें ये बोलती है। अब अगर इंडो यूरोपियन भाषा की बात करें तो इसमें हिंदी आती है, मराठी आती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हरियाणवी आती है और भी जो भी भाषाएं हैं वो सब इंडो यूरोपियन भाषा समूह की आती है। द्रविड़ की अगर बात करें तो द्रविड़ में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये सब आती हैं। और इन सब में ज़्यादा बोली नहीं जाती, तो इनका कुछ ये सब जो इस भाषा समूह में जो है आपके मेनली नॉर्थ ईस्ट के राज्य की जो भाषाएं होती हैं वो आती हैं। और आग्नेय भाषा तो इतनी ज़्यादा बोली भी नहीं आती है। अब अगर बात करें तो यूपी के ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ये जो है अक्टूबर 1947 को यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा डिक्लेयर होता है। ठीक है, 26 जनवरी 1968 को हिंदी को आवश्यक बना दिया गया था सभी कार्यालयों में राज्य के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। तो संविधान सभा ने 1949 को 14 सितंबर को हिंदी
को अपनाया और इसीलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फिर बात करें अगर हिंदी की, तो इसे लगभग लगभग 50 करोड़ लोग पूरे दुनिया में बोलते हैं। और फिर उसके बाद अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू जो है यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा को घोषित किया गया था सन 1989 में बाय द एक्ट। इसका जो एक्ट आया था, उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या होता है कि जितने भी उर्दू भाषा से रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे गजट का ट्रांसलेशन किया गया था उर्दू में, ठीक है, उर्दू लेटर का रिप्लाई उर्दू में हो सकता है, सरकारी दफ्तरों के या सरकारी जो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन उसका उर्दू में प्रकाशन हो सकता है। ऑफिस द्वारा उर्दू जो विवरण है उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है, और जितने भी आवश्यक परिसूचनाएं हैं उनको उर्दू में छपवाना और फिर उसको सर्कुलर और बंटवाना भी, ये काम उर्दू में हो सकता है। तो ये सब उर्दू के रिगार्डिंग। तो ये यूपी में जो है दो ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू। अब अगर बात करें डायलेक्ट से पहले कुछ बता दें आपको कि यूपी में जो है कुछ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट आती हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि मैं इसे लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर बात करें यूपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की, तो पहला आता है उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है ये 1976 में 30 दिसंबर को होती है। 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना होती है। पहला ये हो गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, ये जो है आपका, ये आपका अगले दिन यानी 31 दिसंबर 1976 को इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा जो होती है उनके विकास की यहाँ पे बात की जाती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट यानी उत्तर प्रदेश भाषा संस्था, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना होती है आपकी लखनऊ में होती है। और ये जो है आपका भारतीय जो भाषाएं हैं उनके विकास और उनके संस्कृत, उनके जो साहित्य, उनके संरक्षण के लिए इसका वो किया जाता है। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आता है हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज। तो ये आपका प्रयागराज में पड़ता है हिंदुस्तान एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी एक्चुअली है। और इसकी जो स्थापना होती है ये 29 मार्च 1927 को होती है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, तो ये आपके 1972 की संस्था है और इसे लखनऊ में स्थापित किया जाता है। तो ये आपके कुछ संस्था हो गए जिसके बारे में मुझे बताना आपका जरूरी था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं डायलेक्ट्स के बारे में। डायलेक्ट्स क्या होते हैं कि डायलेक्ट जो होता है वो आपका होता है द लैंग्वेज स्पोकन इन स्मॉल रीजन इज रेफर टू एज अ डायलेक्ट। ठीक है, व्हेन द लिटरेरी वर्क स्टार्ट इन पार्ट, मतलब जो पूरे छोटे इलाकों में भाषा बोली जाती है उसे डायलेक्ट कहा जाता है। और व्हेन द लिटरेरी वर्क स्टार्ट इन पार्टिकुलर डायलेक्ट इट इज़ कंसिडर्ड सब लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ डायलेक्ट। तो
डायलेक्ट होती है जो एक छोटे रीजन में बोली जाती है, और जब डायलेक्ट में भी ऐसा होता है कि जब उसी डायलेक्ट में कोई साहित्य लिख दिया जाता है तो सब डायलेक्ट होता है। ठीक है। और वेन सब लैंग्वेज, सब डायलेक्ट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं सब लैंग्वेज। ठीक है, यानी उपभाषा। When a sub-language is established through its literature recognized by all its area expand, it is known as language। तो जब सब लैंग्वेज का विस्तार होता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। द स्प्रेड ऑफ विभाषा इज ए लार्ज कंपेयर टू डायलेक्ट। हिंदी हैज द फॉलोइंग विभाषा: ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी एंड मैथिली। ये सब विभाषा है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, an engineer and English civil servant, was the first to classify Hindi into sub languages and dialects in 1927। तो 1927 में उसने हिंदी को क्लासीफाई करने का काम किया अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। फिर अगर बात करें तो ये है यूपी की डायलेक्ट्स, जहाँ जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है ये लाल क्षेत्र, तो ये होता है कौरवी भाषा। ठीक है, तो कौरवी जो भाषा है वो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है, जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, अमरोहा हो गया, हापुड़ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया। यहाँ पे कुछ हिस्सा आपका संभल का लगता है, तो वो भी आपका कौरवी भाषा में आता है। हालांकि संभल आपका पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हैं मिक्स्ड एरिया पड़ता है ब्रज और कौरवी का। ठीक है, तो ये आपका कौरवी भाषा हो गया। फिर आता है ब्रज। तो ब्रज जो है वो पीले रंग में है, तो जो ऑरेंज कलर में या पीले रंग में आता है वो ब्रज एरिया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक तो है आपका संभल हो गया। यहाँ पे मैं रंग चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मथुरा हो गया, हाँ, आगरा हो गया, हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, है ना। गाज़ियाबाद नहीं, नोएडा एक्चुअली गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं। फिर बदायूं हो गया, फिर कासगंज हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया। तो ये सब जो है, ये सब एरिया, बरेली हो गया, और फिर ये सब जो एरिया, ये सब आपके ब्रज भाषा के बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। फिर अगर बात करें तो आता है फिर कन्नौजी। कन्नौजी जो है वो हरे रंग में आपका दिया है, तो आप फिर से देख लीजिए। तो ये आपका कन्नौजी है। यहाँ पे जो है आपका पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, हरदोई हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर हो गया, और औरैया हो गया, और इटावा हो गया। ये सब आपके कन्नौजी भाषा में बोले जाने वाले एरिया है। फिर आता है बुंदेली। तो बुंदेली आपका जो पड़ता है वो काला रंग का जो एरिया पड़ता है वो आपका बुंदेली है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया। तो ये आपका बुंदेली क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का एरिया। फिर आता है आपका अवधी। अवधी में अगर मैं बात करूं तो अवधी ये है, यहाँ से शुरू होता है। ये आपका खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर। ठीक है, और रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, और कुछ हिस्सा यहाँ पे ये मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा है, जौनपुर का कुछ हिस्सा है, और यहाँ पे जो है आपका
क्या है, अंबेडकर नगर है, अयोध्या है, गोंडा है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है और बाराबंकी है। तो ये आपके एरिया हो गए जहाँ पे आपके अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक, अब बात करें अगर बघेली की, तो बघेली जो आपका है वो ये है, यानी बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया और सोनभद्र हो गया। तो यहाँ पे आपकी बघेली भाषा बोली जाती है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो आखिर में आता है भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे आता है। तो ये आपका अगर बात करें भोजपुरी के, तो यहाँ पे सिद्धार्थ नगर हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं अगेन। तो ये आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, ये महाराजगंज हो गया, ये आपका संत कबीर नगर हो गया, ये गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, वाराणसी हो गया, चंदौली हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, सॉरी गाज़ीपुर हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, देवरिया, कुशीनगर और यहाँ पे कुछ हिस्सा का सोनभद्र का भी पड़ता है। तो ये आपके पूरे हो गए जहाँ पे आपके भाषा के हिसाब से, अब भाषा और डायलेक्ट के हिसाब से पूरे यूपी का मैप है, आप समझ सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो यही तक आज हम रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।